नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्ग 11 के भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत, संरचना एवं भूआकृति विज्ञान। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत पिछले कुछ कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया है कि भारत की संरचना किस तरीके से विविधतापूर्ण है एवं भारत की संरचना का किस तरीके से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग इसकी विविधता को देखते हैं। बच्चों, हम लोग इस अध्याय के पिछले कक्षाओं में चर्चा किया है हम लोगों ने कि भारत की जो भौतिक विविधता है वह इसको दुनिया के एक महत्वपूर्ण देशों में से एक बनाता है। भारत की उत्तरी दक्षिणी विस्तार एवं पूर्व पश्चिम सीमा की जितनी विशालता है, इस विशालता के अंतर्गत भारत की संरचना और इसकी भूआकृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने भारत की भौतिक विभाजन के अंतर्गत इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत भारत की उत्तरी भाग में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र और दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वह है भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित प्रायद्वीपीय संरचना। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत के मध्यवर्ती भाग में अर्थात उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं दक्षिण के पठारी क्षेत्र के बीच में यह जो एक समतल संरचना है, जिसको मध्यवर्ती मैदान या उत्तरी मैदान कहा जाता है, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है एवं इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं अगले मानचित्र में कि किस तरीके से भारत के उत्तरी मैदान का फैलाव है। इस मानचित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल उत्तरी भाग में जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और दक्षिणी भाग में जो पठारी क्षेत्र है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में किया है, उसके मध्य में एक विशाल समतल मैदान है जिसे उत्तरी मैदान कहा जाता है। और चूंकि यह उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण के विशाल पठारी क्षेत्र के मध्य अवस्थित है, इसी कारण इसे मध्यवर्ती मैदान भी कहा जाता है। बच्चों, इस उत्तरी मैदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और इसकी विशेषता इसके निर्माण से जुड़ी हुई है। हम लोगों ने शुरुआत पिछली कक्षाओं में देखा था कि भारत किस तरीके से दक्षिणी भाग से अर्थात पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से से उत्तर की ओर खिसकते हुए वर्तमान स्थिति तक पहुंचा है। और इसी क्रम में भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित जो पर्वतीय क्षेत्र है और इसके जो दक्षिणी भाग में अवस्थित पठारी क्षेत्र है, इसके बीच में एक भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन का विकास हुआ, अर्थात एक संकरे और गहरे क्षेत्र का विकास हुआ। और इसी संकरे एवं गहरे क्षेत्र, जिसे भूसन्नति कहा जाता है, इसमें उत्तर के हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र से आने वाली विभिन्न नदियों एवं इसकी सहायक नदियों, खासकर उत्तर से आने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों को आप इस मानचित्र में देख रहे होंगे, जिसमें सबसे पश्चिमी भाग में सिंधु, उसके मध्य में गंगा और इसके पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित ब्रह्मपुत्र नदी, साथ ही इसकी अनेक सहायक नदियां, इन मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से इस उत्तरी विशाल संरचना का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, इस उत्तरी विशाल जो मैदानी संरचना है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को सबसे पहले समझें। भारत का जो उत्तरी मैदान है, यह दुनिया के सबसे समतल मैदानों में से एक है और इसका जो क्षेत्रफल है वह करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह जो उत्तरी मैदानी संरचना है, इसकी ढाल अत्यंत ही मंद है, अर्थात जब इसके पूर्व पश्चिम विस्तार को हम लोग देखते हैं तो यह करीब करीब 3000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी जो विस्तार है वह करीब 3200 किलोमीटर में है। और जब इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह 100 से 500 किलोमीटर के बीच है। इस मैदानी भाग के पूर्वी क्षेत्र में अर्थात असम में इसकी चौड़ाई कुछ कम है, जहां यह करीब 100 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, जबकि पश्चिमी भाग में, जहां राजस्थान में हम लोग जब देखते हैं तो यह करीब 500 किलोमीटर तक चौड़ा है। इस मैदानी भाग का जो ढाल है वह अत्यंत मंद ही है और साथ ही साथ पश्चिम से पूरब की तरफ है, अर्थात इस मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश जो नदियां हैं वह
पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से बहते हुए दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हैं। बच्चों, यह जो हमारा उत्तरी मैदान है, इसमें भी अनेक संरचनात्मक विविधता पाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यह जो भारत का उत्तरी मैदान है वह विभिन्न भागों में बटा हुआ है। खासकर जब इस उत्तरी मैदान के उत्तरी से दक्षिणी भाग की तरफ हम लोग नज़र दौड़ाते हैं तो यह देखने में आता है कि हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र से लेकर यह दक्षिणी भाग तक अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसा कि अगले स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि यह जो भारत का उत्तरी मैदान है यह 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिसे क्रमशः भाबर, तराई, बांगर और खादर कहा जाता है। यह जो चारों मैदान का जो भाग है इसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और इनकी विशेषताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग उत्तरी मैदान के इस विभिन्न जो विभाग हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं उत्तरी मैदान के भाबर क्षेत्र की। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में खासकर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा किया था नदियों एवं इससे निर्मित संरचनाओं के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां उतरती हैं मैदानी क्षेत्रों में तो उसका ढाल अचानक ही काफ़ी कम हो जाता है और इस तरीके से जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में आती हैं तो इस जगह पर ढाल कम होता है और इसे ही पर्वतपदीय क्षेत्र या फुटहिल एरिया कहा जाता है, यानी पर्वत का सबसे निचला हिस्सा। और जब इस जगह पर ढाल अत्यंत ही कम हो जाता है जिसके कारण इस खड़े ढाल के नदियों के साथ जो आने वाले बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या चट्टानी टुकड़े होते हैं वह ढाल कम होने की वजह से इस फुटहिल एरिया में जमने लगते हैं और इसी आधार पर यहाँ पे एक कंकड़ीले निक्षेप का जमाव होता है। भारत के इस उत्तरी मैदान के अगर खासकर भाबर क्षेत्र की चर्चा करें तो यह दरअसल पूरा का पूरा जो क्षेत्र है कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यह भारत का मैदानी क्षेत्र है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र, और यह आपका हिमालय क्षेत्र है। तो हिमालय क्षेत्र से आने वाली जितनी भी नदियां हैं जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो ढाल अत्यंत कम होने की वजह से अपने फुटहिल एरिया में कंकड़ पत्थर का निक्षेप करने लगती हैं और यह करीब करीब 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो हिमालय पर्वत के बिल्कुल दक्षिणी भाग में अवस्थित है और इसी भाग को कहा जाता है मैदानी भाग का भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। दरअसल यह एक कंकड़ीला मैदान होता है जिसमें कंकड़ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं वह जमे रहते हैं और जब मैदानी क्षेत्रों में हिमालय से निकलने वाली नदियां जब प्रवेश करती हैं तो इन कंकड़ पत्थर से भरे हुए मैदानी जो क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत उनकी जो जलधाराएं होती हैं वह विलुप्त हो जाती हैं। दरअसल इन चट्टानी टुकड़ों के आंतरिक भागों से होते हुए जब यह जलधाराएं प्रवाहित होती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो अचानक विलुप्त हो गई हैं। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मैदानी भाग का कौन सा हिस्सा है जहां पर नदियां अचानक विलुप्त हो जाती हैं। तो यह है भाबर प्रदेश जो वस्तुतः हिमालय क्षेत्र से उतरने वाली नदियों के साथ जो कंकड़ पत्थर के टुकड़े होते हैं उनसे जमा हुआ या उनके निक्षेप से बना हुआ एक मैदान है। अब इसके बिल्कुल नीचे एक दूसरा हिस्सा होता है, मैदानी भाग का दूसरा भाग है जिसे कहा जाता है तराई, जो इस भाबर प्रदेश के बिल्कुल समानांतर इसके दक्षिणी भाग में है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह तराई प्रदेश है। तराई शब्द दरअसल बना है तर से, जिसका हमारे क्षेत्र में आप लोग इसका अर्थ समझते होंगे, तर मतलब भीगा हुआ। दरअसल यह जो पूरा का पूरा क्षेत्र है एक दलदली क्षेत्र है। दरअसल यह जो भाबर प्रदेश है इस भाबर प्रदेश में जितनी भी नदियां विलुप्त होती हैं यानी कंकड़ पत्थर से जमे हुए निक्षेप के आंतरिक भागों से प्रवाहित होती हैं, वह अचानक जब कंकड़ पत्थर का निक्षेप समाप्त होता है तो सारी नदियां बाहर प्रकट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि अचानक नदियां जो हैं बाहर निकल आई हैं।
यह पूरा का पूरा क्षेत्र है दलदली होता है और प्राचीन काल से ही यह जो चूँकि गर्म प्रदेश है इसमें पानी की काफ़ी अधिकता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर घने वनस्पति का आवरण पाया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी यहाँ पर मिलते हैं और यह पूरा का पूरा जो प्रदेश है वर्तमान समय में अगर देखें तो इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुआ है। दरअसल जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है और जनसंख्या के दबाव के कारण उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इस पूरे तराई क्षेत्र के मैदान में जो घने जंगल बसे हुए थे, घने जंगल फैले हुए थे, उनको साफ किया गया है और इन सारे क्षेत्रों को कृषि भूमि में बदल दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग देखते हैं चूँकि जंगलों का चूँकि सफाया किया गया तो निश्चित है कुछ क्षेत्र उस क्षेत्र में बसने वाले जितने ही विभिन्न प्रकार के जो जानवर थे उनका भी कहीं न कहीं कमी आया है और वह दूसरे क्षेत्रों में उनका पलायन हुआ है। तो यह दो महत्वपूर्ण संरचना है जो मैदानी भाग का है। अब उत्तर भारत के मैदानी भाग का जो तीसरा महत्वपूर्ण संरचना है हम लोग उसकी चर्चा करें, वह है बांगर और खादर। दरअसल यह बांगर और खादर जो दोनों संरचना है यह पूरी तरह से जलोढ़ संरचना है, अर्थात जल के द्वारा या जलीय भाग के द्वारा जो लाए गए अवसाद हैं उनके निक्षेपण से, उनके जमाव से जो मिट्टियों का निक्षेप होता है मैदानी क्षेत्रों में, उससे बनी हुई संरचना है। इन दोनों संरचनाओं में थोड़ी सी अंतर है। अंतर यह है कि जो बांगर संरचना है और खादर संरचना, यह दोनों महत्वपूर्ण संरचना है। तो बांगर संरचना तुलनात्मक दृष्टि से पुराने जलोढ़ से बना हुआ है और खादर संरचना यह नए जलोढ़ से बना हुआ है। यह नया और पुराना जो जलोढ़ होता है इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी नदी घाटी के क्षेत्र में अगर नदियों का जल अपने बहाव क्षेत्र से, अपने घाटी क्षेत्र से निकलकर जब बाहर की ओर प्रवाहित होने लगता है तो उसमें जो घुले हुए मिट्टी के कण होते हैं वह धीरे धीरे उन सारे क्षेत्रों में जमने लगते हैं और उससे जो पतली मिट्टी का जमाव होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो नदियों के बिल्कुल जो किनारे का क्षेत्र होता है उसमें इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि नदियों के जलस्तर में अगर थोड़ा सा भी वृद्धि हो तो वहाँ पर नदियों का जल फैल जाए। लेकिन जैसे जैसे नदी के बिल्कुल किनारे वाले क्षेत्र से हम दूर जाते हैं तो नदी जल के फैलाव अर्थात बाढ़ के जल का फैलाव होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। अर्थात जब नदी के आसपास के बिल्कुल निचले क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि वहाँ पर प्रतिवर्ष नए जलोढ़ का निक्षेप हो जाए और उसे ही हम लोग खादर कहते हैं। लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से जो क्षेत्र ऊंचे होते हैं वहाँ पर प्रतिवर्ष जलोढ़ का निक्षेप नहीं हो पाता है और खासकर वहाँ पर पुराने जलोढ़ का निक्षेप अधिक मिलता है और इसी प्रकार इन पुराने जलोढ़ को बांगर और बिल्कुल नए जमे हुए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। अगर इसके क्षेत्र फैलाव की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के पश्चिमी भाग में खासकर पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांगर यानी पुराने जलोढ़ का विकास, पुराने जलोढ़ का फैलाव हम लोग ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की बात करें, बिहार की बात करें और खासकर पश्चिम बंगाल, चूँकि ये तीनों राज्य जो हैं नदियों का किनारे का हिस्सा है और तुलनात्मक दृष्टि से निचला मैदान है और इसी कारण यहाँ बाढ़ की संभावना अधिक होती है और प्रतिवर्ष नए जलोढ़ का जमाव होता है, जिसके कारण यहाँ खादर जलोढ़ का निक्षेप अधिक मिलता है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह जो पूरा का पूरा हमारा उत्तरी मैदान है यह एक विस्तृत समतल मैदान है और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि यह जो समतल मैदान है एक भूसनती या संकरे गहरे भूभाग में हजारों वर्षों के दौरान नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उससे जमाव जो हुआ है उसके कारण इसका विकास हुआ है। तो कई स्थानों पर जब इसके निक्षेप की गहराई को हम लोग देखते हैं तो आपको ताज्जुब होगा कि उत्तरी मैदान में कई स्थानों पर 3000 मीटर अर्थात 3 किलोमीटर तक गहरे अवसाद का निक्षेप मिलता है। यानी इतने गहराई के क्षेत्रों में हजारों लाखों वर्षों में उत्तरी और दक्षिणी भागों से आए हुए जो नदियों के द्वारा मलबा का निक्षेप हुआ है इसके द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। भारत के उत्तरी मैदान की संरचना को एक दूसरे रेखाचित्र से आप समझ सकते हैं।
जिससे हम लोग अभी चर्चा करते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह जो भारत का उत्तरी मैदान है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। भारत के उत्तरी हिस्से की अगर बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, जिसे हम लोग हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और भारत के दक्षिणी भाग में, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में किया है, यह एक पठारी क्षेत्र है और यह भी एक ऊंचा संरचना है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसके एक तरफ ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र और इसका दूसरे तरफ एक ऊंचा पठारी क्षेत्र, और इन दोनों के मध्य एक गहरा भूभाग है। तो निश्चित है कि इन दोनों तरफ से जितनी भी नदियों का आगमन होता है, यानी पठारी क्षेत्रों से और खासकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से आने वाली नदियों के द्वारा लाखों वर्षों तक इस गहरे भाग में मलबा का जमाव होता रहा, और जिसके कारण यह पूरा का पूरा जो मध्यवर्ती मैदान है, इन दोनों संरचनाओं के मध्य में स्थित है, इसका निर्माण हुआ। अगर इस मैदान के ढाल की बात करें, चूंकि इसका निर्माण मलबा के लगातार निक्षेप से हुआ है, तो अत्यंत ही मंद ढाल है। और खासकर इसके ढाल को अगर देखें तो यह करीब करीब 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर का ढाल इसे मिलता है। अर्थात जब इस मैदान में 1 किलोमीटर की यात्रा अगर करते हैं तो उसमें मुश्किल से उसकी ऊंचाई में समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई होती है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर का अंतर आता है। और इस प्रकार देखते हैं कि यह लगभग बिल्कुल समतल मैदान है, और इसी वजह से चूँकि समतल मैदान है और ख़ासकर इसका निर्माण जो हुआ है जलोढ़ मिट्टी से हुआ है, और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसके कारण यह दुनिया के सबसे उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में से माना जाता है। और यही कारण है कि इस उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र में होने की वजह से यह दुनिया का सबसे घना बसा क्षेत्र में से भी एक है, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, खासकर अनाज या भोजन, उसकी उपलब्धता यहाँ काफ़ी आसानी से हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकता है, जल की उपलब्धता, उसकी भी यहाँ बहुलता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुछ बड़ी और उसकी सहायक नदियों का यहाँ फैलाव मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत का जो उत्तरी मैदान है काफ़ी विशाल है, इसमें काफ़ी विविधता है, और ख़ासकर यह लोगों के उपयोगिता की दृष्टि भी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले अध्याय में जो चर्चा किया था, भारत के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत दक्षिण का पठारी क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और आज हम लोगों ने चर्चा किया भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित मैदानी क्षेत्रों की। तो इन तीनों भौतिक विभागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली हैं, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत निर्धारित करता है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसके चारों तरफ कुछ महत्वपूर्ण अवशिष्ट पर्वत हैं जो इसके क्षेत्र का, इसके सीमा का निर्धारण करता है। तो यह जो प्रश्न है कि भारत का सबसे जो उत्तरी सीमा है, इसका निर्धारण कौन सा पर्वत करता है, तो इसका जवाब है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत जो है भारत की सबसे उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत की सीमा को निर्धारित करता है। और बाकी जो अन्य ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आप लोगों ने चर्चा किया होगा, ध्यान होगा। अरावली पर्वत भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। सतपुड़ा पर्वत विंध्य के दक्षिण में अवस्थित है। और जो अमरकंटक पहाड़ी है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कुछ पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, कुछ पहाड़ियाँ जो हैं, वह प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में अवस्थित है। तो यह जो अमरकंटक है, यह प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वत है। दूसरा प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा पर स्थित पर्वतों में कौन सबसे लंबा है। हम लोगों ने देखा था कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के चारों तरफ इसका सीमा का निर्धारण विभिन्न पर्वतों द्वारा किया जाता है, और पश्चिम में स्थित जो पश्चिमी घाट पर्वत है, यह बाकी अन्य पर्वतों के तुलना में सबसे लंबा है, और इसकी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है, यह करीब 1600 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी पर्वतीय
श्रेणी का निर्माण करता है। तो इसका जवाब है पश्चिमी घाट पर्वत, जो तीसरे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर्वत के सबसे उत्तर में अवस्थित दर्रा कौन सा है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि भारत में जो पश्चिमी घाट पर्वत है, जो करीब 1600 किलोमीटर लंबा पर्वत है, इसमें उत्तर से दक्षिण अनेक दर्रे हैं, जिसके माध्यम से भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारत के अन्य भागों को जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से विभिन्न रेल मार्ग और सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले अध्यायों में करेंगे। तो सबसे उत्तर में अवस्थित एक दर्रा है थाल घाट, जो पश्चिमी घाट पर्वत के सबसे उत्तर में है। इसके बाद क्रमशः भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा दर्रे हैं, जो उसके दक्षिणी भागों में अवस्थित हैं। तो इसका जवाब है थाल घाट। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह जो चारों चोटियों का नाम आप लोग बच्चों जो देख रहे हैं, यह प्रायद्वीपीय भारत की चोटियां हैं, लेकिन यह जो सेकंड ऑप्शन है अनाईमुड़ी, यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह दरअसल पश्चिमी घाट पर्वत के दक्षिणी भाग में जो अनाईमलाई पहाड़ी है, उसमें अवस्थित यह चोटी है। इसकी ऊंचाई करीब 2695 मीटर, अर्थात 2700 मीटर के आसपास की इसकी ऊंचाई है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो पहला ऑप्शन है दोदा बेटा, यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार किसका भाग है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया है कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसके अनेक भाग हैं, और उसका एक भाग है पूर्वी पठार, और इस पूर्वी पठार के अंतर्गत ही छोटा नागपुर पठार आता है। इसके अंतर्गत राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वह आता है, और इसी पठारी भाग से टूटकर जो मेघालय पठारी हिस्सा है वह उत्तर पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गया है। और चूंकि उसके बीच में टूटने के कारण जो भ्रंश उत्पन्न हुआ, उस भ्रंश में नदियों के द्वारा लाया गया मलबा का जो निक्षेप हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि उत्तर और दक्षिण से आने वाली विभिन्न नदियों के द्वारा उसके साथ जो अवसाद लाए गए हैं, उससे इन दरारी भागों को पाट दिया गया है। और इसी प्रकार जो पूर्वी पठार है, उसका एक टुकड़ा टूटकर उत्तर पूर्व के क्षेत्र में चला जाता है, और बीच का हिस्सा अवसादों के द्वारा भर दिया जाता है। तो मेघालय पठार जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, वह दरअसल छोटा नागपुर पठार, जो कि पूर्वी पठार का हिस्सा है, उसी का भाग है। तो इसका सही जवाब है पूर्वी पठार, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। बच्चों, हम लोगों ने भी चर्चा किया कि पूर्वी पठार से टूटकर मेघालय पठार उत्तर पूर्व की ओर चला गया, और हिमालय निर्माण के क्रम में इस मेघालय पठारी क्षेत्र पर काफ़ी दबाव पड़ा, और इस दबाव पड़ने के कारण मेघालय पठार पर 3 अन्य छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हो गया, जिसे क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया कहा जाता है। दरअसल यह जो मेघालय पठार पर अवस्थित 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां, यह दरअसल उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं, और इन पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर जिस जनजाति की जो बहुलता है, उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है। जैसे गारो जनजाति, वह गारो पहाड़ी क्षेत्र में, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, और इसी जनजातियों की अधिकता के कारण इनकी संख्या के आधार पर इन पहाड़ियों का नाम दिया गया है। तो यह जो गारो पहाड़ी है, यह मेघालय पठार का हिस्सा है, मेघालय पठार पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब है मेघालय पठार। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार लगभग कितने क्षेत्रफल पर है। हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि भारत का जो उत्तरी मैदान है एक विशाल मैदान है, और यह करीब करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। बच्चों, आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया है कि भारत का जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें खासकर हिमालय और अन्य पर्वतीय भाग आते हैं, उसका करीब करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलाव है। और पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने चर्चा किया था दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की, वह करीब 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो उत्तरी जो मैदान है, इसका फैलाव 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं,
भारत के उत्तरी मैदान के किस भाग में जल धाराएं विलुप्त हो जाती हैं? तो बच्चों, हम लोगों ने आज की कक्षा में चर्चा किया है कि हिमालय के बिल्कुल दक्षिणी भाग में, उसके पर्वतपदीय भाग में जो कंकड़ पत्थर के जमाव मिलते हैं, जो हिमालय से उतरने वाली नदियों में ढाल में अचानक कमी आने के कारण होता है, उन कंकड़ीले और पथरीले जमाव के आंतरिक भागों से होकर जब जलधाराएं प्रवाहित होने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि नदियां विलुप्त हो गई हैं। तो यह क्षेत्र है भाबर, उसका हिमालय का बिल्कुल पर्वतपदीय क्षेत्र, जहां जलधाराएं विलुप्त हो जाती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तरी मैदान के किस भाग में विलुप्त जलधाराएं पुनः दृष्टिगत हो जाती हैं? बिल्कुल पिछले प्रश्न को जो हम लोगों ने चर्चा किया उसी से संबंधित यह प्रश्न है कि भाबर प्रदेश के कंकड़ीले और पथरीले क्षेत्र में जब नदियां विलुप्त होती हैं और थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, करीब 8 से 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है, तो कंकड़ीले मैदान समाप्त होते ही वह जो विलुप्त नदियां हैं वह पुनः वापस दिखाई पड़ने लगती हैं और यह क्षेत्र तराई क्षेत्र होता है, जो दलदली क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र में नदियां पुनः दृष्टिगत हो जाती हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन 2, तराई क्षेत्र। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के मध्यवर्ती मैदान का कौन सा भाग पुराने जलोढ़ से निर्मित है? तो बच्चों, हम लोगों ने भी चर्चा किया कि नदियों के बिल्कुल नज़दीकी भाग में इस बात की संभावना होती है कि प्रति वर्ष नए जलोढ़ का जमाव हो जाए, लेकिन नदियों से तुलनात्मक दृष्टि से जो दूर और ऊंचे स्थित जो मैदान होते हैं वहाँ पर प्रति वर्ष नए जलोढ़ का जमाव होने की संभावना कम होती है और ऐसे क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है, जो तुलनात्मक दृष्टि से ऊंचे होते हैं और वहाँ पर प्रति वर्ष जमाव जलोढ़ का नहीं मिलता है, अर्थात वहाँ पुराने जलोढ़ मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका जवाब है बांगर क्षेत्र, जहाँ पर पुराने जलोढ़ का निक्षेप मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत का उत्तरी मैदान जो काफ़ी विविधतापूर्ण है, काफ़ी विस्तृत है और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने जितने भी तथ्यों की चर्चा की है, आप लोग इसका सही अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के ख्याल से यह अध्याय काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अंतर्गत बाकी बचे हुए जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उसकी चर्चा हम लोग अगले कक्षाओं में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।